हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनोज में। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1952 में भारत सरकार ने पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? काका कालेकर साहब थे। उसके बाद जो थे अगला जो समिति थी वो लोकर समिति थी 1965 में, और उस लोकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1967 में सौंपी और उसने बोला कि उत्तराखंड के अंदर 5 जनजातियां हैं: थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी जनजाति। और हमने शुरुआत करी थी थारू जनजाति की, और हमने थारू जनजाति को जब पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा उत्पत्ति, किस प्रकार से थारू जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा वैज्ञानिक यानी कि मानव वैज्ञानिक के अनुसार जो थारू जनजाति है वो कौन से परिवार से बिलोंग करती है? मंगोल परिवार से। कैसे? मंगोल। और दूसरी पॉइंट मैंने आपको इनकी लोक कथा या इनका जो पारिवारिक जो बोलते हैं कि भैया हम कहां से आए थे, तो इनके अनुसार ये लोग कहां से आए थे? राजस्थान के थार से। राजस्थान के थार से ये लोग आए थे। राजस्थान के थार से आने का अब आज का हम जो हमारा जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है उसको शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के थार से आने के कारण ये लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में एक फेमस रानी हुई पद्मावती, इसीलिए ये थारू लोग जो उधम सिंह नगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर के एरिया में रहते हैं, सितारगंज, उधम सिंह नगर, तो ये लोग अपने आप को, इनकी महिलाएं अपने आप को महारानी पद्मावती की वंशज मानती है। किसकी? महारानी पद्मावती की वंशज। और अगर आप इनके पुरुषों से पूछेंगे कि आप कहां के हैं, तो ये बोलेंगे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। किसके? महाराणा प्रताप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी जाति के लोग खुद को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, तो कौन सा है? थारू जनजाति। थारू जनजाति। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं कि आगे कि इनका वर्ग, इनका जो थारू जनजाति है वो कितने वर्गों में बटा है। थारू जनजाति मुख्यतः 3 वर्गों में बटा है। पहला है कठोरिया, दूसरा डंगरिया, तीसरा राणा। यानी कि कठोरिया थारू, ठीक है, डंगोरिया थारू और राणा थारू। और इन 3 वर्गों में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो कौन सा है? राणा थारू। कौन सा है? राणा थारू। समझ में आ गई बात? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि थारू जनजाति का समाज या थारू जनजाति की जातियां या गोत्रों कितने गोत्रों में बटा है, तो कितने गोत्रों में? 5: बड़वायक, रावत, महतो, तृतीया और दहेज। और इन 5 जातियों में या गोत्रों में सबसे बड़ा जाति या गोत्र कौन सा है? बड़वायक गोत्र। कौन सा है? बड़वायक गोत्र। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं। किसी भी अगर आपको कोई भी समाज पढ़ना है तो उसकी सामाजिक व्यवस्था को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था, और जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे विवाह, कि थारू जनजाति में विवाह की क्या प्रथाएं हैं। देखिए, अगर मैं आपको थारू जनजाति की बात करूं तो थारू ही नहीं, ऑलमोस्ट आप जितनी भी जनजाति लेंगे ना, तो आप इनमें एक कॉमन चीज देखेंगे कि लिंगानुपात, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत कम होगी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत कम होगी। और थारू जनजाति में भी यही हाल है। थारू जनजाति में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत कम है। महिलाएं बहुत कम है। और अगर महिलाएं कम है, मान के चलो 1000 लोगों में से 800 क्या है? पुरुष। 800 पुरुष और 200 क्या है? महिलाएं। 200 महिला और 800 पुरुष। 200 महिलाएं और 800 पुरुष। तो अगर आप बताइए, आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें शादी कितने पुरुषों की होने वाली है? मात्र कितने? 200 पुरुषों की। महिलाएं तो 200 ही हैं। पुरुष आपस में शादी थोड़ा करेगा। महिलाएं कितनी हैं? 200। तो शादी में कितनी होगी? सिर्फ 200 लोगों की। इसीलिए क्या है, यहाँ पर महिलाओं के पास बड़ा एडवांटेज होता है कि महिला जिसके साथ चाहेगी तो उसके साथ विवाह कर सकती है। महिला जिसके साथ चाहेगी उसके साथ विवाह कर सकती है। अगर वो चाहेगी तो सरकारी नौकरी वाला, अगर वो चाहेगी पीसीएस तो पीसीएस वाला। महिलाएं इसमें जल्दी नहीं मानती हैं। उनको पता है कि हमारी क्या है, अभी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक है। देखिए, थारू जनजाति में क्या है, लिंगानुपात बहुत कम होने के कारण यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर विवाह बड़ा अटंग टाइप का होता है, मतलब कि बहुत मुश्किल से होता है। इसीलिए क्या होता है ना, थारू जनजाति में जिस समय लड़की पैदा होती है उस समय कोई दूसरे घर का लड़का, उसका बाप आके क्या करता है, लड़की के पैदा होते ही उसे वधू मूल्य दे देता है। यानी कि
कुछ पैसे दे देगा कि भैया तुम्हारे घर में बेटी हो गई है और अब कुछ समय के बाद जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो तुम्हारी बेटी को मैं ही विवाह के ले जाऊंगा। यानी कि तुम्हारी बेटी की शादी अब मेरे बेटे के साथ होगी। देखो शादी कब फिक्स होगी, बेटी के पैदा होते ही। उनको पता है, क्या पता बाद में ऑफर रही ना रहे, बाद में ऑफर मिले ना मिले, अभी पहले बुकिंग करा लो। बचपन में ही वधु मूल्य दे देंगे। क्या दे देंगे? वधु मूल्य। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन से समाज में वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है, तो कौन सा है? थारू जनजाति। और वधु मूल्य के द्वारा, वधु मूल्य देकर जो बेटी बाद में विवाह के लिए लाई जाती है, यानी कि शादी करके ली जाती है, उस शादी को बोलते हैं कौन सा? काज। कौन सा? काज। काज विवाह। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी जाति में विवाह का एक प्रकार काज पाया जाता है, तो कौन सा है? थारू जनजाति। थारू जनजाति में काज प्रकार का एक विवाह पाया जाता है। ठीक है, अगली बात सुनिए। अगर बाई चांस सोचो कि कोई लड़की थी और उस लड़की का पहले क्या वधु मूल्य दे दिया था, बचपन में ही वधु मूल्य दे दिया था, लेकिन बच्ची बड़ी होती गई और उसे किसी और ही लड़की के साथ प्रेम हो गया, तो क्या होगा? इस कंडीशन में शादी क्या है? अब वो लड़की चाहती है नहीं कि किसी के साथ मेरी शादी हो, वो लड़की चाहती ही नहीं है कि भैया जिसके साथ वधु मूल्य फिक्स होगा उसके साथ शादी हो ही नहीं। तो अब क्या होगा? तो तब क्या होगा? वो लड़की जिसके साथ प्रेम करती है उसके साथ क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। और उसको बोलते हैं क्या? अपहरण, कन्या अपहरण पद्धति से किया हुआ विवाह। और उस विवाह का प्रकार मानते हैं कौन सा? डोला विवाह। कौन सा? डोला विवाह। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कन्या अपहरण पद्धति पर कौन सा विवाह आधारित होता है, तो कौन सा है? डोला विवाह। कौन सा? डोला विवाह। और वधु मूल्य पर कौन सा विवाह आधारित है? कौन सा? काज विवाह। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर तो हमने पढ़ा कि विवाह के 2 प्रकार हैं। देखिए विवाह के बहुत सारे प्रकार है इसमें, 3 टिकली प्रथा, बदला विवाह, तो उसमें क्या है? बहुत सारी। पर लेकिन अभी हम क्या है, मुख्यतः जो आपको रेयर किताबों में मिलता है वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए विवाह के कितने प्रकार? काज और डोला। वधु मूल्य वाला कौन सा है? काज। और जिसमें कन्या अपहरण यानी कि कन्या को भगा के ले जाओगे तुम, तो कौन सा है? डोला विवाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कन्या को भगा के क्या हुआ 1 महीने बाद दोबारा या 1 साल बाद गोद में बच्चा लेके कि पापा आज आपका नाती हो गया, ये लो, और तुम्हारे बाप क्या पिघल जाएगा कि ओ भाई गॉड मेरा पोता आ गया। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने बेटी को क्या कर लिया, आप किसी लड़की को भगा के ले गए, तो आपको थारू जनजाति के समाज से क्या होगा? आपको बेदखल कर दिया जाएगा। समझ में आ गई? कहां से? थारू जनजाति के समाज से ही बेदखल। अब आपको नाती हो, पोता हो, जुड़वा हो, 3 हो, कोई मतलब नहीं है उसको। तो दोस्तों ये थे विवाह के 2 प्रकार। अब मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि क्या थारू जनजाति में विधवा विवाह चलता होगा? ऑब्वियस सी बात है चलता होगा, क्योंकि जिस समाज में महिलाओं की संख्या कम होगी तो वहां अवश्य क्या होगा? विधवा विवाह तो पक्का होगा। क्योंकि जो 800 लड़के बचे थे ना, लड़कियां कितनों के घर बुआरी आई? मात्र 200 के घर बुआरी आई, क्योंकि 800 को तो लड़कियां ही नहीं मिली। और वो तैयार है ताक में कि किसका पति टपके और मैं उसको टपका के अपने घर ले आऊं। तो विधवा विवाह क्या होता है? थारू जनजाति में चलता है। लेकिन मेन कहानी ये है कि विधवा विवाह भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक उठान और दूसरा चुटकटा। उठान विवाह क्या होता है सुनिए। मान के चले कोई लड़की है और उसका पति 2, 3, 4 साल बाद, जितने साल बाद भी टपक गया, बेचारा टपक गया, तो उस महिला के ऊपर है यदि अगर वो किसी थर्ड इंसान के साथ यानी कि किसी इंसान के साथ दोबारा शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। और शादी करने के बाद यदि वो लड़की अब अपना ये वाला घर छोड़ के, अपना जो पति मर गया है उस पति का घर छोड़ के अगर जिसके साथ शादी करी है उसके साथ जाना चाहेगी तो वो वहां जा सकती है, आराम से वहां जा सकती है। और उस विधवा विवाह को बोलते हैं कौन सा? उठान। कौन सा बोलते हैं? उठान विवाह। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पर, अगर बाई चांस कोई लड़की है, विधवा है वो बेचारी, और उसने किसी इंसान के साथ शादी करी और शादी करने के बाद वो उसके घर नहीं गई, बल्कि जिसके साथ शादी करी उसको बोला कि तू छोड़ अपने घर, तू मेरे घर में आ जा, यानी क्या बन जा? घर जवाई बन जा। यानी कि वो बंदा क्या होगा? ये अब विधवा होने के बाद शादी कर ली, उसके घर नहीं आएगी, उसको बोलेगी तू मेरे घर ही आ जा, और वो आदमी अब क्या बन जाएगा? घर जमाई। और जो इंसान की संपत्ति, उस औरत की संपत्ति सारी किसकी हो जाएगी? अब उस इंसान की हो जाएगी। और उसी विवाह को बोलते हैं कौन सा?
चुटकटा विवाह। कौन सा? चुटकटा। जब विधवा की शादी होती है और विधवा उसके घर ना जाकर उस इंसान को घर जमाई बना ले तो उसको बोलते हैं कौन सा? चुटकटा विवाह। कौन सा? चुटकटा विवाह। और ये सारी शादी, अगर शादी होगी ना, तो अगर वो लड़का घर जमाई बन गया, विधवा के यहाँ आ गया, वहीं पर रह रहा है, ठीक है, तो उसको जीवन भर चुटिया काट के रखनी पड़ेगी अपनी, चुटिया काट के। इसीलिए इसका नाम क्या है? चुटकटा। चुटिया काट के रखनी पड़ेगी हमेशा, जो पहचान है कि तू क्या है? विधवा का पति है और तू क्या है? घर जमाई बन के रह रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, किसी विधवा के घर जमाई बन के रह रहा है, तो जो विधवा औरत थी ना, उसका जो ससुर होगा, पहले पति जो मर गया उसका बाप, उसको चढ़ रही हुई, तो खतरनाक चढ़ रही होगी कि साला किसी और के साथ गुल खिला के आ गई और यहाँ पर क्या है किसी पराये इंसान को लेके आ गई और मेरे बेटे की जगह उसको रख लिया और सारी संपत्ति उसके नाम हो गई, तो वो बड़ा गुस्से में रहता है। और जिस दिन इन दोनों की शादी होती है ना, इसकी विधवा की और नए बंदे की, तो उस दिन क्या होता है, वो ससुर क्या करता है ना, एक लट्ठा लेके आता है और जितने भी बराती आते हैं, जिस टाइम पर वो खाना खाते हैं ना, जिस टाइम पर खाना खाते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, लट्ठे से मारता है उनको। उन सभी को ससुर क्या करेगा? लट्ठे से मारेगा। किस टाइम पर? जिस टाइम पर वो लोग भोज कर रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम क्या बोलते हैं, बारात आ रही हो और लट्ठे सर पे मारो, वो प्रथा है, हल्का फुल्का ऐसा करके उनके पीठ में मार दिया बस। इसी को बोलते हैं कौन सा? लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज। तो कौन से विवाह में लठ भरवा भोज का प्रचलन है? कौन सा? विधवा विवाह में लठ भरवा का भोज का प्रचलन है, जो थारू जनजाति में चलता है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा। अब सुनिए थोड़ा सा आगे की कहानी। देखिए, थारू जनजाति का जो समाज है, जो इनका परिवार है, इनके परिवार में संयुक्त परिवार की जो प्रथाएं हैं वो देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार मतलब ऐसा जॉइंट फैमिली, यानी कि इनके परिवार में आपको बहुत लंबे परिवार, ऐसा नहीं। हमारे वहां क्या होता है, चाचा ताऊ और अगर कोई और है, चाचा या ताऊ है मेरे, तो हम शादी की, हर किसी की शादी हो जाए तो सबको अलग अलग, कि तू बढ़ जा और तू बढ़ जा। लेकिन थारू जनजाति में ऐसा नहीं होता। थारू जनजाति में 40-40, 50-50 परिवार एक साथ रहते हैं। 40-40 परिवार एक साथ रहते हैं, ताकि ये लोग क्या हो ना, देखो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या पता वो लोग ये चाहे कि भैया हमारी संपत्ति का बंटवारा ना हो, क्योंकि अगर आपका संयुक्त परिवार नहीं है, आपका परिवार बटा हुआ है, तो आपकी संपत्ति का भी बंटवारा होगा, संपत्ति का भी बंटवारा अवश्य होगा। तो थारू जनजाति का जो समाज है वो कैसा है? संयुक्त परिवार में रहता है। कैसा? संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। कहां पर? थारू जनजाति में। लेकिन थारू जनजाति में अगर मैं आपको बोलूं संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार को संभालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त परिवार तभी रहता है जब आपके पास कोई तगड़ा बंदा हो। अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है तो अवश्य बात है, या तो आपके ताऊजी या तो आपके दादा या तो दादी वो खतरनाक होंगे, कट्टर वाले, तभी वो परिवार संभला होगा। तो संयुक्त परिवार को संभालने के लिए थारू जनजाति में एक विशेष व्यक्ति होता है, यानी कि घर में क्या होगा, एक विशेष व्यक्ति होगा जो सबको संभालेगा। उसको बोलते हैं क्या? गंधूर। कौन सा बोलते हैं? गंधूर। तो थारू जनजाति में संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? गंधूर होता है। कौन होता है? गंधूर। और ऐसा नहीं है कि भैया दादा दादी ही क्या हो गंधूर बने या ताऊजी ही गंधूर बने, ऐसा नहीं है। यहाँ पर योग्यता के अनुसार अगर हो तो 20-22 साल का लड़का अगर योग्यता अनुसार है कि मस्त परिवार को संभाल रहा है, ठीक है, तो उसको भी बना सकते हैं। तो गंधूर क्या है? वो योग्यता के अनुसार बनता है, ना कि किसके उम्र के अनुसार। योग्यता जिसमें होगी वो परिवार का मुखिया बन जाएगा, और परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? गंधूर। ठीक है। और महिलाओं का मुखिया, अगर परिवार में महिलाएं हैं तो उनका भी जो मुखिया होगी कौन होगी? गंधुरैण। कौन होगी? गंधुरैण। गंधुरैण मतलब फीमेल वर्जन, बस उसका स्त्रीलिंग, पुरुष का स्त्रीलिंग। यानी क्या, अगर आपको बोलेंगे संयुक्त परिवार, किस जनजाति में संयुक्त परिवार का मुखिया गंधूर होता है? कौन होता है? थारू जनजाति। क्या गंधूर का चयन उम्र के अनुसार होता है या तजुर्बे के अनुसार? नहीं, किसका? योग्यता के अनुसार। जो योग्य होगा वही क्या होगा? मुखिया, परिवार का मुखिया बनेगा। ठीक है। तो ये क्या थी? थारू जनजाति में चलने वाली क्या उनकी समाज, उनका परिवार, उनकी परिवार की व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं, देखिए किसी भी समाज के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनकी न्याय व्यवस्था कैसी होती है।
उनकी न्याय व्यवस्था कैसे होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि थारू जनजाति में न्याय की व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके गांव में मान के लो आपकी मम्मी ने किसी और की मम्मी के घर का क्या कर लिया, उसी खेत का घास काट दिया, और आपकी मम्मी की और उनकी मम्मी की खतरनाक लड़ाई होगी गांव में भयंकर, तो क्या पुलिस आएगी? क्या इंडियन आर्मी बैठ जाए, आ जाए वहां इंडियन आर्मी बिल्कुल बंदूक लग जाए? नहीं ना। क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके गांव में पंचगण आएंगे, जो पंचायत बैठाई जाएगी और डिसीजन निकल जाएगा। पंचायत उसको क्या बोलते हैं? पंचायत। तो लेकिन इनकी जो पंचायत है, इनकी पंचायत को बोलते हैं क्या? बिरादरी। क्या बोलते हैं? बिरादरी। अगर आपसे पूछे कि किसकी पंचायत को बिरादरी कहा जाता है, तो किसका है? थारू। देखिए, बोक्सा की पंचायत को बिरादरी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोक्सा की पंचायत को भी बिरादरी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको पूछे, पिछली बार एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया किसकी जनजाति, कौन सी जनजाति में की पंचायत को बिरादरी कहा जाता है, बिरादरी कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन दोनों थे, थारू बोक्सा। लेकिन आपको मानना है थारू, क्योंकि थारू और बोक्सा कहने के अनुसार पहले एक ही थे, लेकिन ये लोग क्या हुए? बाद में अलग हुए। बोक्सा थारू से बाद में अलग हुए। तो पड़ताल चालू किसने करी थी? थारू ने। तो आपको पहली प्राथमिकता किसको देनी है? थारू को ही। तो सुनिए, तो इनकी जो पंचायत है उसको क्या बोलते हैं? बिरादरी। और अगर बाई चांस आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर पंचायत चल रही है, तो उसके बीच में एक आदमी बैठा हुआ बिल्कुल आराम से, साइलेंट, फलाने की मम्मी चुप नीचे बैठ, फलाने के पापा नीचे बैठो। क्या बोलते हैं उसको? मुखिया। क्या होता है? मुखिया होता है ना, अध्यक्ष बीच में बैठा है। तो इनका जो अध्यक्ष होता है, इनकी बिरादरी में, इनके पंचायत में जो अध्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं क्या? महतो। क्या बोलते हैं? महतो। महतो यानी कि क्या? महस्तो। महतो या महस्तो। तो किसकी बिरादरी का अध्यक्ष महतो या महस्तो होता है? तो कौन है? थारू जनजाति में। लेकिन एक चीज बताइए, मान के चलो मैंने किसी के मुंह में थूक दिया, मैंने किसी के मुंह में थूक दिया, और जिस इंसान के मुंह में थूका ना, महतो यानी कि जो पंचायत का अध्यक्ष है, जो सजा सुनाएगा, वो उसका दोस्त निकल गया, और पंचायत बैठी, और क्या हुआ? उसका दोस्त था, उसने बोला क्या किया? इसने थूका। बोला एक काम करो, गला काट दो उसका। अरे मेरा कोई नहीं, मतलब मेरा थूका खा रही है, मैं उसको बोलूंगा भाई मैंने एक बार थूका तो 10 बार थूक, लेकिन गला तो मत काट। भेदभाव होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, भेदभाव पक्का होगा। इसीलिए क्या होता है ना, महतो की पावर को सीमित करने के लिए महतो के नीचे और होते हैं कौन? बद्धधर। कौन होते हैं? बद्धधर। कुछ लोग और बैठाए होते हैं ताकि महतो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, उसको क्या बोलते हैं? बद्धधर। कौन होता है? बद्धधर। और बद्धधर के भी नीचे कुछ लोग होते हैं, उनको बोलते हैं पंचगण। कौन होते हैं? पंचगण। पंचगण यानी कि 5 लोग एक साथ बैठे होंगे, 5 लोग एक, तो उनको बोलते हैं पंचगण। यानी कि देखो, सबसे पहले महतो के नीचे एक कौन है? बद्धधर, यानी कि अध्यक्ष महतो और उपाध्यक्ष कौन? बद्धधर। और फिर 5 का ग्रुप, 5 लोग क्या बैठेंगे? पंचगण। 5 लोग पंचगण। और 5 लोग जो पंचगण हैं, उसके एक्स्ट्रा भी और होते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था कि थारू जनजाति में जो परिवार होता है, संयुक्त परिवार, उसका जो मुखिया होता है, कौन होता है? गंधूर। तो हर गांव से अगर बाई चांस हमारी लड़ाई हुई है और हमने पंचायत बुला दी, तो हर पंचायत में जो बुलाएंगे, तो हर गांव, हर परिवार का एक एक मुखिया भी आएगा उसमें, कि भैया तेरी लड़ाई क्यों हुई, मैं सबको इनवाइट करूंगा कि भाई तू भी आ। तो हर संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? गंधूर। तो इसमें गंधूर भी शामिल होगा, इसमें गंधूर भी शामिल होगा भाई साहब, गंधूर भी, क्योंकि वो भी तो हर संयुक्त परिवार का अध्यक्ष है। संयुक्त परिवार का क्या है? अध्यक्ष है गंधूर। तो देखिए, इनकी पंचायती व्यवस्था को क्या बोलते हैं? बिरादरी। और पंचायत का मुखिया कौन होता है इनका? महतो या महस्तो। उसके नीचे बद्धधर, उसके नीचे पंचगण, और फिर गंधूर। फिर कौन होता है? गंधूर। ये सारे क्या है? इनके पंचायत, इनकी बिरादरी के क्या है? सदस्य हैं, इनके पंचायत के क्या है? सदस्य। लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये जो सभी लोग आते हैं ना, ये लोग किसी को बोलते हैं कि अगर बाई चांस, देख भाई मैं तेरे वहां आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे वहां आऊंगा, लेकिन अगर किसी के यहाँ पंचायत बैठेगी ना, तो उसको शुल्क भी देना पड़ेगा। मान के चलो मेरी मम्मी की और मेरी पड़ोसी की लड़ाई होगी, मेरी मम्मी की और मेरी पड़ोसी की लड़ाई होगी, तो पंचायत का ऐसा नहीं कि पंचायत बुला दो, रे आओ जल्दी, मेरे को तो सजा, मेरे को इंसाफ दिलाओ और आओ घर में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि शुल्क देना पड़ेगा। और शुल्क में क्या देना पड़ेगा पता है? जब शुल्क देना पड़ेगा, तो शुल्क में कुछ नहीं, जो इतने लोग आए हुए हैं ना, इतने लोग जो आए हुए हैं, सबको दारू पिलानी पड़ेगी, सबको दारू। सबके दिन का खाना कौन करेगा?
मेरे परिवार वाले करेंगे। जो पंचायत बुला रही, मेरी माँ ने पंचायत बुलाई है तो मेरी माँ ही क्या करेगी, सबको दारू पिलाएगी। मेरा बाप सबको दारू पिलाएगा, मेरे जो पापा जी है वो सबको दारू पिलाएंगे। मदधर को, महतो को, पंचगण को और गंधूर को। पंचायत शुरू, चलो भैया पंचायत से पहले, हाँ भाई पंचायत तब शुरू होगी, लाओ पहले क्या, मद्यपान यानी कि क्या, दारू, एक गुट। हाँ बताओ क्या किया, इसने मेरे मुंह में थूका। अच्छा थूका, 1 मिनट रुक जाओ, एक गुट मारी। हाँ फिर क्या था, इसने बोला कि तू गंदी है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, घूट। दारू पी के यानी कि मद्यपान करके या नशा करके कौन सी जनजाति में न्याय की व्यवस्था होती है, कौन सा है, थारू जनजाति में। किसमें, थारू जनजाति में। देखो मद्य मतलब दारू, शराब, तो इसीलिए मध्यप पंचगण, मध्यप पंचगण भी इनको कहते हैं, किनको, पंचगण। ठीक है, मध्यप पंचगण। दारू पी के या क्या, अगर आपको पूछेगा कि मद्यपान करके शराब पीकर कौन से जनजाति में न्याय की प्रथा है, कौन सा, थारू जनजाति में। थारू जनजाति में शराब पी के क्या है, न्याय की प्रथा को चालू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला, ये तो होगी इनकी क्या, परिवार की व्यवस्था, पंचायत की व्यवस्था। पंचायत के सबसे प्रमुख कौन है, महतो, बद्दर, पंचगण और बंधुर। इनके पंचायत को क्या बोलते हैं, बिरादरी। अब समझते हैं कि अगला लास्ट पॉइंट कि थारू जनजाति में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। देखिए इनके जो प्रमुख उत्सव हैं ना, उनमें प्रमुख रूप से बजहर, कौन सा है, बजहर इनका क्या है, प्रमुख उत्सव। और बजहर के अलावा देखिए हमारे हिंदू धर्म, ये भी हिंदू धर्म की, सब हिंदू धर्म को मानते हैं, तो क्या है, दीपावली और होली, ये तो हमारे क्या है, विशेष त्योहार है। ये क्या है, विशेष त्योहार। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि क्या है, उस दिन क्या था, भगवान श्री राम क्या आए थे, अयोध्या आए थे। ठीक है, वो क्या है, प्रचलन है कि भैया अयोध्या में आए थे तो हम भी मना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी मना रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी मना रहे हैं क्या, दीपावली। लेकिन दीपावली को ये लोग शोक पर्व की तरफ मनाते, शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं। तो अगर पूछेगा कि कौन सी जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं, तो कौन सा है, थारू जनजाति। क्योंकि एक प्रथा इनकी है, बात भी आपको समझना है कि क्यों मनाते हैं, देखिए कहते हैं कि इस दिन, किस दिन, जिस दिन दीपावली थी उस दिन थारू और बोक्सा, पहले बोक्सा और थारू एक होते थे, तो थारू और बोक्सा क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, यानी बोक्सा वहां से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। इसीलिए ये लोग क्या है कि दीपावली को क्या मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर बाई चांस तुम्हारे घर में दीपावली हो रही है, तो हमारे मतलब अगर बाई चांस किसी के घर में दीपावली हो रही है और किसी की डेथ हो जाए, तो या तो 1 साल के लिए बंद कर देंगे दीपावली को, या तो जिंदगी भर बंद, कि अब दीपावली होगी ही नहीं। और जब तक उस घर में दीपावली के दिन ही कोई बच्चा पैदा ना हो, तब तक क्या होता है, दीपावली फिर नहीं मनाती। दीपावली या बच्चा पैदा या गाय का बच्चा होता है, कुछ ऐसा ही सीन है, तो तभी क्या होता है, दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली को ये क्या करते हैं, शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं। लेकिन होली, अगला त्योहार है होली को ये लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। होली को ये लोग धूमधाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर होली के भी 2 प्रकार होते हैं। एक है जिंदी होली और दूसरा मरी होली। जिंदी होली आपका एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन वहां पर पूछा था कैसा, उजरी होली, कि कौन से जनजाति में उजरी होली का प्रचलन है, तो कौन सी है, थारू जनजाति में उजरी होली या जिंदी होली है। होता क्या है, देखिए अगर आप लोग का दोस्त कोई थारू हो और वो बोले चल भाई छुट्टी है, आज चलते हैं कहां, होली, हमारे गांव में होली है, कभी गलती से भी मत जाना भाई साहब, क्योंकि थारू जनजाति में होली 1 महीने तक मनाई जाती है, 1 महीने तक। तब तक तुम्हारे थारू क्या, बोक्सा क्या, भोटिया क्या, राजी, सब के वीडियो के पार्ट आ जाएंगे, आप घर में नाचते रह जाएंगे, होली में नाचते रह जाओगे और यहाँ पर सब कांड हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा, ठीक है। थारू जनजाति में जो होली है वो कितने महीने तक, 1 महीने तक मनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जिंदी होली, यानी कि उजरी होली, ठीक है। और अगर बाई चांस जिस दिन होलिका दहन होता ना, लेकिन होलिका दहन के बाद ये लोग क्या होता है, 8 दिन तक क्या मनाते हैं, शोक मनाते हैं। होलिका दहन के बाद 8 दिन तक शोक मनाते हैं, और जिसे कहते हैं क्या, मरी होली। कौन सा होता है, मरी होली। तो मरी होली व जिंदी होली किस
जनवरी होली व जिंदी होली किस जनजाति में का प्रमुख उत्सव है? कौन सा है? थारू जनजाति। थारू जनजाति। पहली बात, बजहर इनका प्रमुख त्योहार है। और दूसरा, दीपावली को क्या शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इस दिन थारू और बोक्सा अलग अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट, होली को दो रूप में मनाते हैं, जिंदी होली और दूसरा मरी होली। इनका एक और त्योहार है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके गांव में छुट्टियां हो गई, आपके स्कूल में छुट्टियां हो गई और अब सब लोग घर चले गए अपने गांव में, क्या करोगे? गांव में क्या करोगे? सीधे कहां? क्रिकेट खेलने चलो। हम तो अभी भी जाते हैं, गांव में छुट्टी होगी हुई नहीं हमारी, और सीधे कहां? क्रिकेट खेलने के लिए, सीधे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन इनके यहाँ पर क्या है ना, अगर क्रिकेट खेलने ना गए तो ये लोग क्या करते हैं ना, सब लोग पकड़ते हैं, सब लोग मछली मारने के लिए। कहां? सब लोग मछली मारने के लिए। और जब मछली मारने जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कौन सा? खाबर उत्सव। कौन सा? खाबर उत्सव। तो खाबर उत्सव, बजहर उत्सव, दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट भूल गया था। जब ये लोग एक महीने तक होली मनाते हैं ना, एक महीने तक होली, तो खूब नाचते हैं लोग, खूब खतरनाक वाला। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया देखो, एक होता है लोकगीत और एक होता है लोक नृत्य। अगर आपके घर में शादी हो रही हो ना, तो जिस टाइम पर हल्दी होती है तो बोलते हैं ना कि भैया जा सुआ नगरी में न्यूत दिया या देना हो, या सब गाते हैं ना, तो क्या है? लोकगीत। और आपके वहां अगर वैसा क्या छोलिया है तो क्या है? लोक नृत्य। ऐसा तो नहीं होता ना कि भैया क्या है, तुम्हारे घर में शादी हो रही है, ठीक है, या हल्दी हो रही है और हनी सिंह का रैप लग गया कि आ यो, या वो टोनी कक्कर का गाना गोवा वाले बीच में, ऐसा नहीं होता ना। गाना उसके अंदर हाँ रात को चलता है, रात को एक बार झांझ में आ जाए, यानी कि दारू पी ली तो उसके बाद तो आदमी क्या भजनों में भी नाचता है। लेकिन क्या है, हमारे वहां पर क्या है, जिस प्रकार से जिस टाइम पे जैसा माहौल हो उस टाइम पे गाने बजते हैं। तो इनके यहाँ पर ना जिस टाइम पर होली एक महीने तक बजती है ना, तो बोलते हैं छोड़ो क्या हनी सिंह थोड़ा भजन, सब नाचो, सब नाचो, जैसे मन कर रहा है वैसे नाचो, यानी कि खिचड़ी की तरह नाचो। कैसे नाचो? खिचड़ी की तरह। इसीलिए होली में कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य। कौन सा करते हैं? खिचड़ी नृत्य। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन से पर्व में थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है, कौन सा? जिंदी होली में। कौन सा? जिंदी होली में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य। देखिए, एक छात्र का कमेंट था कि भैया आप नोट से लिखाइए। देखिए, नोट से लिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा अभी क्या है, शुरुआत है, तो ब्लैक बोर्ड भी छोटा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़ा ब्लैक बोर्ड ले लूं जिसमें आपको मैं नोट्स दिखा दूं। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। मैं आप लोगों को सिंगल लाइन से नहीं पढ़ा रहा हूं कि बस पॉइंट। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि भैया क्यों होता है और किस लिए होता था। ठीक है, तो वो क्या है, पढ़ने का तरीका है। मैं आपको ऑब्वियस बात बोल रहा हूँ, एक सिंगल लाइनर से पढ़ने वाले स्टूडेंट को कम से कम पेपर निकालने में 2 साल लग जाएंगे। अगर कोई इंसान पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है तो वो 1 साल में पेपर को निकाल सकता है। पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो क्या है, आपको मैं पूरी कहानी लिख रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट उसको नोट लीजिए कि कौन से विवाह में क्या था, चुटकटा विवाह पाया जाता, तो कौन सा है? विधवा विवाह लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका है वो आप खुद ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो ये क्या है, इनके प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार, आई होप आपको प्रमुख त्योहार भी समझ आए होंगे। कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको परीक्षा वाणी में देखने को मिलते हैं, तो उनको भी मैं आपके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपको पूछे विवाह के कितने प्रकार, तो कितने हैं? काज और डोला। उसके साथ 2 और जोड़ दीजिए। एक है बदला विवाह, यानी कि मान के चलो, बदला विवाह क्या होता है? मान के चलो मेरी बहन की शादी किसके साथ हुई? मेरी बहन की शादी किसके साथ हुई? तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी बहन के साथ मैं शादी कर लूंगा, उसकी बहन के साथ मैं शादी कर लूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी शादी पहले से हो रही है तो जबरदस्ती कर लूंगा। लेकिन क्या है, प्रचलन है कि अगर बाई चांस क्या हुआ, मेरी शादी लेके मेरी बहन की शादी उसके साथ हुई है, तो उसकी बहन की शादी मेरे साथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं बदला विवाह। कौन सा? बदला विवाह। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर एक और कौन सा विवाह का प्रकार हो गया? बदला विवाह। और एक और होता है 3 टिकटी। कौन सा? 3 टिकटी। ये क्या है? विवाह के प्रकार हैं, काज, डोला, बदला विवाह और 3 टिकटी विवाह। ठीक है, अब आपको पता है विधवा विवाह के प्रकार है, उठान और चटकुटा, यानी कि चोटी काट के रखेगा हमेशा, चटकुटा विवाह। ठीक है, अब समझिए आगे। बाई चांस मान के चलो कोई लड़की है, 3 साल से कर रही है बाबू सोना से बात, ठीक है, अपने उनसे बात कर रही है, लेकिन क्या हुआ, बात होने के बाद घर में पता चल गया कि भैया क्या है ये। पहले मम्मी ने खूब मारा उसको, खूब, और मारने के बाद बोला अब बता क्या करता लड़का। तब पता चला कि लड़की की तो सरकारी नौकरी है, बोल सरकारी। तो घर वाले मान गए। उनका टिप्पणा यानी कि उनकी कुंडली को मिलाते हैं, उनका विवाह क्या करते हैं? तय करते हैं। तो विवाह तय हो गया नहीं बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं? भैया मेरी क्या हो गई? पक्की पौड़ी हो गई। क्या होगी? पक्की पौड़ी हो गई। अब तो भैया मजे हैं। पक्की पौड़ी मतलब
जो 800 लोग क्या थे, कुंवारे थे, उनमें उसकी गिनती नहीं होगी। शान से हम 200 में आते हैं, हमारी शादी होगी अब आराम से, ठीक है। तो क्या है, अगर विवाह तय हो गया तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी। और अगर बाय चांस विवाह तय हो गया, ठीक है, कुंडली मिल गई, अब क्या होगा, सगाई। और सगाई को ये लोग क्या बोलते हैं, अपना पराया। सगाई को अपना पराया ये लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर सगाई होगी फिर क्या होगा, विवाह की तिथि तय आएगी, विवाह की डेट आएगी, शादी की डेट आ गई। 28 फरवरी को, सॉरी 30 फरवरी को, 30 फरवरी को शादी होगी, तो क्या होगा, विवाह की तिथि अगर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बात कट्टी। क्या होगी, बात कट्टी हो गई हमारी, बात कट्टी। और अब फाइनली क्या हो गया, शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद जो दुल्हन है वो सिर्फ एक दिन के लिए आएगी घर में। अब एक दिन के बाद तो भाई 1-2 महीने के लिए अपने ससुराल, अपने मायके दोबारा चली जाएगी, मायके दोबारा चले जाएगी। और 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आती है दुल्हन अपने ससुराल में, पति के घर। और जब स्थायी रूप से दुल्हन अपने पति के घर आ जाएगी तो उसे बोलते हैं क्या, गोना चाला रस्म। कौन सा, गोना चाला रस्म, गोना चाला रस्म। जब लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, गोना चाला रस्म। तो ये क्या थे, विवाह की कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। और एक और पॉइंट सुनिए, अगर आपसे बोलेगा, देखिए थारू जनजाति है या जनजातियों में ना आप लोग एक चीज कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है ना, मदिरा यानी कि दारू वगैरह, दारू वगैरह ये लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। दारू वगैरह लोग, ये लोग इतना पीते हैं कि भैया देखिए, जो दारू वगैरह ये लोग खुद ही बना लेते हैं। चावल हो गया और जो है कुछ और मिक्सर, जौ वगैरह, चावल वगैरह को मिक्स करके ये लोग क्या करते हैं, दारू बना लेते हैं, दारू। और उस दारू को दारू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाड़, जाड़, जाड़। तो अगर पूछेंगे कि कौन सी जनजाति में, कौन सी जनजाति में दारू को जाड़ कहा जाता है, तो कौन सा है, थारू जनजाति में। थारू जनजाति में जाड़, ये लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। नेस्फील्ड नाम का एक भाषा वैज्ञानिक हुआ, नेस्फील्ड ने तो ये भी कह दिया कि भैया थारू को इसलिए थारू कहते हैं क्योंकि ये खूब दारू पीते हैं। थारू का नाम थारू इसलिए पड़ा क्योंकि ये खूब दारू पीते हैं, सोचिए। तो इसीलिए कहते हैं थारू जनजाति क्या है, को थारू कहते हैं क्योंकि खूब सारे दारू पीते हैं। तो आई होप ये सारे मेजर पॉइंट्स आपको क्या होगा, आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले पॉइंट, अगले नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में पढ़ेंगे जौनसारी। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।